Hello everyone, welcome to Sarath Chandra IAS Academy. So today we shall be discussing about the essay topics from UPSC 2024. So let's start from our first topic. Our first topic is forest precedes civilizations and deserts follow them. So we shall be discussing a general structure of any essay and what should we have written in all these essays. So first of all we have to write the meaning कि वो टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है. मतलब सीधा सीधा नहीं समझ आ रहा है ना कि फॉरेस्ट प्रेसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, उसका मतलब क्या है. हाउ वी विल राइट essay of 10 pages on this topic. So first of all we have to simplify the topic, no, कि टॉपिक क्या बोल रहा है. So forest precede civilizations means जब ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे उनके पहले भी फॉरेस्ट थे. सो फॉरेस्ट प्रेसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो. सो हियर डेजर्ट कैन हैव लिटरल मीनिंग ऑल्सो और सिम्बॉलिक मीनिंग ऑल्सो. जरूरी नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग से पहले फॉरेस्ट थे और ह्यूमन बीइंग्स के बाद डेजर्ट है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. इसका मतलब क्या है. तो जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स के पहले आए थे. दैट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग आर फ्लोरिशिंग और ह्यूमन बीइंग्स आर सस्टेनिंग बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग्स को रहने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए फॉरेस्ट के और नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है. सो फॉरेस्ट में आप ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड कर सकते हो. रिवर्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ट्रीज हो गए, एवरीथिंग इन द नेचुरल रिसोर्सेज. सो बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन सर्वाइव can live on this earth because of the natural resources. Now the second thing is and deserts follow them. इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स के जाने के बाद डेजर्ट्स आ जाएंगे. इसका मतलब ये है कि इफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विल कंटिन्यू, अगर रिसोर्सेज डिग्रेड होते जाएंगे तो फाइनली इट विल लीड टू डिक्लाइन. मीन्स फाइनली ह्यूमन सिविलाइजेशन विल डिक्लाइन. इसका ये मतलब है कि, तो अगर हम पूरे स्टेटमेंट को सम अप करें तो इसका ये मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट ह्यूमन बीइंग्स के पहले थे, उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स आए. इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स का जो जीवन है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन अगर हमने फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं किया, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं किया, तो फाइनली इट विल लीड टू डिक्लाइन. इसका मतलब है कि फाइनली अगर सारे पेड़ कट गए, सारे रिवर सूख गए, तो एक डेजर्ट वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी. तो डेजर्ट का लिटरल मीनिंग भी है कि डेजर्ट बन जाएगा, और उसका सिम्बॉलिक मीनिंग भी है कि फाइनली इट विल लीड टू डिक्लाइन. मीन्स वी वोंट बी हैविंग द रिसोर्सेज टू लिव. ओके, so this is the meaning of this statement. Now we shall be going into the structure, means what this how shall be writing the essay on this topic. So generally aspirants have the habit to start with any anecdote or start with any report. So here you can use example of any civilization. For example, famous civilization, that is Indus Valley civilization, IVC. So here Indus Valley civilization, you can write about the rivers, about the natural resources on which the people were living. And finally with the decline of river Saraswati, मतलब जैसे ही forest resources cut down हो गए, जैसे ही सारी rivers सूख गई, gradually Indus Valley civilization led to a decline. So you can start with this anecdote. You can start with any story or small anecdote. कि in this way you can start your essay. And then you can relate this anecdote with the statement that gradually what happened. So you will start with an anecdote, then you will write the meaning of the statement. See, before writing any essay, you have to tell the examiner that okay, I understood the meaning of this essay. Okay, so the story which you are starting, any story can be related to different kind of topics. But after the story, you have to relate the story, that how I am relating this story to this topic. So आपने लास्ट में क्या लिखा कि gradually जैसे ही फॉरेस्ट कट डाउन हो गए, रिवर सरस्वती सूख गई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लेड टू अ डिक्लाइन. नाउ यू आर रिलेटिंग दिस, दैट आवर एनेक्डोट इज रिलेटेड विद दिस टॉपिक. आफ्टर दिस यू विल बी राइटिंग द मीनिंग, इन half or 2 paras you will be writing the meaning. What does this statement means? Okay, now you see in essay you have to give various dimensions, but generally students are confused at what the dimension mean.
Means dimension do not mean you are writing under various subjects like economically, environmentally, politically, socially. These are not the dimensions. These are the part of your dimensions. So what will be the dimensions? You wrote an anecdote, you wrote the meaning of this topic. Now dimensions will be what, how, why. These all will be the dimensions you will be writing. Okay, so you already explained what the statement is. Now you will be substantiating this statement, that why we are saying that forest precedes civilizations, and why we are saying that deserts follow them. Forest precedes civilization and deserts follow them. So you have to substantiate this example. So see, one example you wrote in the anecdote in the starting, then gradually you can write the examples. For example, you can give example of Amazon forest, that they are called lungs of earth, but gradually due to deforestation the indigenous communities are losing their forest resources and their forest land. So in this way you can substantiate this point. Now you have to substantiate this part also, and you have to substantiate this part also. So in this part what you will write, you can give every example, not only of forest, you can give example of all the natural resources. For example, the people in South America or South Africa are facing the issue of water scarcity, or we only discussed the example of Amazon rainforest. So you can give these kind of examples to substantiate these points. And at the end जब आप conclusion लिख रहे होते हैं, because this all is part of body, so when you will be writing conclusion, when you will be giving conclusion of your essay, so if you remember any of the quote, very good, but if you don't remember, so you can write the examples from what the information you have. For example, you can give the example of Chipko movement, that how people fought against the foreign entities to save their trees. So here you can give the example of Chipko movement, or if you remember any of the quote of philosophers or great leaders, you can give that also. So in this way we can conclude this topic. So the most important thing is you have to know the meaning, कि वो topic बोलना क्या चाह रहा है. Okay, so I think our second topic says the empires of the future will be the empires of the mind. So सबसे पहले टॉपिक का मीनिंग, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है? सी यू हैव टू फोकस ऑन 2 words, एम्पायर्स, फ्यूचर. सॉरी 3 words, एम्पायर्स, फ्यूचर एंड माइंड. सो हमारे दिमाग में एम्पायर के वो क्या होता है, एक इमेज क्या होती है, एम्पायर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक बड़ा सा लैंड है, फोर्ट है, पैलेस है, देयर आर सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द फोर्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So it is saying the empires of the future, because traditionally what image we have of empires is this one, a large land area, acquisition of territory, और बहुत सारे soldiers है to protect that fort or territory. So question बोल रहा है कि empires of the future. So question is not talking about the present, not talking about the traditional mindset. It is telling कि future में क्या होगा, कि जो एम्पायर्स, एक्चुअली जो वर्ड एम्पायर है, जो एम्पायर जो हम बोलते हैं अथॉरिटी है, जो किंग है, जो रूल करेगा, तो वो दैट विल बी एम्पायर्स ऑफ माइंड. मतलब कि कोई भी ऐसे जो भी यूपीएससी देता है, या और फॉर दैट मैटर एनी ऐसे, हर ऐसे के पीछे ना एक मतलब एक मैसेज होता है, एक वैल्यू होती है. मतलब फॉर एग्जांपल कि आप इस ऐसे को एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है. तो ये ऐसे क्या बोलना चाह रहा है, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. इसका मतलब यहाँ पर क्रिएटिविटी, इनोवेशन का सिग्निफिकेंस बोला जा रहा है कि इन फ्यूचर जिसके पास बहुत सारा लैंड है, बहुत सारी टेरिटरी है, फोर्ट्स है, पैलेसेस है, वो पावरफुल नहीं होगा. जिसके पास माइंड है, जो अपना माइंड अप्लाई कर सकता है, जिसके पास इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, वो पावरफुल होगा. तो ये मतलब ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है. ओके, तो अब जैसे आप अगर स्टेटमेंट समझ गए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो 25% वर्क इज डन. नाउ 75% you have to structure your essay, you have to plan your essay. Okay, so here also you can start any of the anecdote, any of the story which you know, any of the story which
give the application of mind. It can be related to artificial intelligence or anything. It can be related to artificial intelligence also, or if we are talking about creativity, you can give example of any of the movies also, which requires the application of mind. Any of the thriller movies you can give. So application of mind, innovation, creativity, this is being highlighted in this statement. And basically, you can start your examples with the, because you have to substantiate. आपको example देना पड़ा. आपने बोल दिया कि हाँ ऐसा है कि in future जो इनोवेशन कर पा रहा है, जो माइंड को अप्लाई कर पा रहा है, जिसके पास क्रिएटिविटी है, ही विल बी पावरफुल. बट यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स. सो वेरी गुड एग्जांपल. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ एप्पल, यू कैन गिव गूगल, माइक्रोसॉफ्ट यू कैन गिव, बिकॉज दीज कंपनीज डोंट हैव ए वास्ट टेरिटरी विथ देम. मतलब ऐसा बहुत सारा एरिया उन्होंने अक्वायर करके नहीं रखा है. बट यू ऑल्सो नो दैट दे हैव द इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. So they have a very large impact, despite of they don't have very large territory. So we can say that they have very large virtual territory, but not the physical territory. And why this virtual territory they have? Because they have the application of mind. Okay, so you can start. You can describe your essay, explain your essay on these lines. That why application of mind is very important, will be important in future. And you can give examples in various sector, not only in the technological sector. You can give in various sector. You can give in the governance sector also. You can give in the governance sector also, that if the civil servants are using some sort of creativity or innovation to send their message to the public, or if the public is involving with the civil servants to help him or her to implement a particular task. So this also will come in the creativity of mind. It doesn't mean you have to describe all the technological things. Okay, so you can describe your essay on these lines. And you can add 1 or 2 paras on the negative side also. Means if we are saying that empires of the future will be the empires of the mind, so ऐसा नहीं होता है ना कि अगर आप अपना mind apply कर रहे हो तो हमेशा positive direction में ही होगा. Because the terrorist organizations who are working, वो भी mind apply कर रहे हैं ना, तभी वो weapons create कर पा रहे हैं. तो you have to add 1 or 2 paras, इस पे भी आपको add करने होंगे कि अगर माइंड का एप्लीकेशन हो रहा है तो इट हैज टू बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. नहीं तो जो हम एम्पायर्स बोल रहे हैं ना, एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं. ओके, सो यू कैन राइट ऑन दीज लाइन्स दिस एसे. नाउ लेट्स कमिंग टू अ थर्ड टॉपिक, एंड दैट इज देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. सो नाउ आई थिंक इट्स बिट ए फिलोसफिकल, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. Okay, so there is no path to happiness. Happiness is the path. See, words are the same, path and happiness, happiness and path. But meaning is very different. Because this part is talking about happiness as an end, happiness as a goal. And this part is talking about searching happiness in every moment, means living that happiness, living in present. Okay, so see, जैसे पहले भी डिस्कस किया मैंने कि अगर कोई भी स्टेटमेंट, ऐसे का कोई भी स्टेटमेंट है जो इस पेपर में है, हर स्टेटमेंट एक वैल्यू से या एक कोर नेचर से रिलेट आप कर सकते हो. मतलब वो स्टेटमेंट आप एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हो, और अगर आपने वो वर्ड चूज कर लिया, अगर वो आपने वर्ड फाइंड कर लिया, तो योर 1/4 वर्क इज डन, बिकॉज नाउ यू गॉट द जिस्ट ऑफ द टॉपिक. सो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि हैप्पीनेस आपका गोल नहीं होना चाहिए. That someday I will achieve happiness. After 20 years, 25 years, I will achieve happiness. Now I am working so that after 20, 25 years, I will achieve happiness. The statement is saying you have to live that happiness every moment. You have to live the present moment. It's not like कि आप present में सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा ताकि future में मुझे happiness मिले. Okay, so you have to live that happiness. Happiness should be in every moment. It should not be the goal. It must be the means. It must not be the end. Okay, so here also you can give
A very general example which comes to in my mind is you can start your essay with the tendency of consumerism. कि जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है ना कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड सो लेट्स गो फॉर अ शॉपिंग और कहीं घूमने चलते हैं, वी कैन डू दिस, वी कैन कुक दिस और वी कैन डू दैट. सो दीज ऑल थिंग्स पीपल डू कि हम ऐसा करेंगे सो वी विल अचीव हैप्पीनेस. So in a way what people are doing ki people are doing some kind of stuff, they are doing some activities so that they will achieve the happiness, they will achieve the goal of happiness. But actually what happens, you also would have realized when purchase a lot of things that okay I will gain happiness, I will gain happiness, but nothing will change. It is only the game of mind, that how you set your mind, what you are thinking, how you can make best use of this moment, how you can live in the present. Okay, so in this way, on these lines, you can write your essay. That happiness must not be the goal. No, you have to set your mind. You have to be emotionally intelligent. You can relate all the qualities of ethics also here. That which all qualities of ethics can be written in the essay. So you must have the strong emotional intelligence so that you are not affected by the outer world. If someone is thinking I have to achieve the happiness, but you have that strong emotional intelligence that no, this is my happiness, I am living this present moment, this is my happiness. So you can relate all these topic of ethics, all these values of ethics from here. Okay, I know this topic is not completely different from the topics previously given by UPSC, because the topic on happiness is getting repeated year after year. मतलब किसी ना किसी फॉर्म में UPSC रिपीट कर रहा है happiness की topic. So you must understand the word of happiness, that what all should I be writing, that what is the actual happiness spending time with your loved ones, actual happiness showing empathy, compassion, what is actual happiness, showing humility, actual happiness serving others, serving poor. So this is the actual concept of happiness, and in this concept you can add various concept of philosophers. Okay, like the concept of eudaimonia, like the concept of contentment. You can add here that what is the actual happiness, living in the present moment and doing all these things. Okay, so I think we are done with our third topic. Now let's move to the next topic. So our next topic is the doubter is a true man of science. Okay, so important word doubter, and second is a true man of science. So now see here also we will find out कि ये statement किस value को represent कर रहा है. Means you have to find out the value, then only you can write the essay. Statement क्या बोल रहा है? The doubter is a true man of science. कौन सी value represent कर रहा है? Means asking questions, critical thinking, skepticism. Means always you must be having the question that if this thing is happening, why it is happening, or what else I can do to change this thing. So every time you have to ask the questions. Okay, so this is the gist. Skepticism or critical thinking. Okay, so our 25% work is done. We got the values which this statement is representing. Now you can go on, you can start your story. You can start your story or start your topic. That you can give the examples of many personalities who doubted the principles which are already established. For example कि आप गैलीलियो का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप आइंस्टीन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि गैलीलियो ने बेसिकली क्या किया था. गैलीलियो ने जियोसेंट्रिसिज्म को चैलेंज किया था. मतलब पहले ऐसा नोशन था कि फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट वीनस, पहले ऐसा नोशन था
कि जो वीनस है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट गैलीलियो चैलेंज दिस थिंग, गैलीलियो चैलेंज्ड दी जियोसेंट्रिसिज्म। तो गैलीलियो ने क्या बोला कि जो वीनस है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ही वॉज क्रिटिकल, ही वॉज स्केप्टिकल कि मतलब ऐसा क्यों है या इसका रीजन क्या है। Okay, second, one of the example you can also give of Einstein, that no, Einstein challenged the theory of Newton. So after challenging, he gave the theory of relativity. So these kind of examples you can use in your essay. The doubter is a true man of science. So first of all, no, you have to explain each and every word. Who is doubter? Doubter, who is doubter? Who asks the questions, who have the critical thinking. Okay, and why he is called true man of science? Why he is called true man of science? Because he will be having the ability to change the concept, to change the world or bring the change. So that's why he is called true man of science. And you can go on these only, on these lines. Okay, so now let's come to our next topic. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। ओके, क्या हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू क्या है इसके पीछे। ये ऐसे बोलना, ये स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से जो यूथ है उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आता जा रहा है, और उसकी वजह से डिप्रेशन और लोनलीनेस हो रहा है। मतलब अब तो समझ आया ना कि सोशल मीडिया की वजह से कोई पर्टिकुलर चीज़ हो रही है और उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन और लोनलीनेस हो रहा है। ओके, सो देख, ये सारे वर्ड्स तो इजी है, सोशल मीडिया, डिप्रेशन, लोनलीनेस। वी हैव टू फोकस ऑन द मेन वर्ड विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. So now generally fear of missing out have no two-way process. No, we can't say two-way process. We can divide it into two parts. So fear of missing out में क्या होता है? सबसे पहले आपका एक कंसेप्ट बनेगा that no, I am missing out on something, कि मुझसे कुछ मिस हो रहा है, मतलब शायद मैं कहीं जाता या कुछ देखता तो शायद मुझे अच्छा लगता। ये पहला प्रोसेस है कि हमारा एक कंसेप्ट बनता है कि वी आर मिसिंग ऑन समथिंग। और उसका दूसरा प्रोसेस की सेकंड स्टेज क्या है? वी विल एक्ट ऑन इट, वी विल बिहेव। हम ऐसा कुछ करेंगे, हम कहीं जाएंगे या कुछ देखेंगे या कुछ सुनेंगे ताकि आपको लगे ओके नाउ वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये यूथ में ज़्यादा आ रही है और उसकी वजह से यूथ डिप्रेशन या लोनलीनेस का शिकार हो रहे हैं। ओके, सो यू कैन नॉट इम्पॉर्टेंट यू विल बी हैविंग ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल। आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल देने की ही ज़रूरत है। आप इसको कई उसमें डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्कस करें कि you can give very general example कि for example कि you got invitation for a party or celebration, but आपको लग रहा है कि not important, means I am not feeling like that I should go, but then you feel oh then I will miss on something, there would be some discussion which I will be losing, and tomorrow or day after tomorrow कि people discuss करेंगे, लोग discuss करेंगे ये हुआ था, so then I will go into depression कि मैंने ये सारी चीज़ें मिस कर दी। ओके, और फॉर दैट मैटर यू कैन गिव एग्जाम्पल दैट sometimes people have the tendency that generally in free time in offices लोग discuss करते हैं कि you have shifted to this particular city, so आपने ये देखा या ये टूरिस्ट स्पॉट पे गए, यहाँ गए, वहाँ गए। so जनरली आप किस टाइप के पर्सन हो? जनरली कुछ लोगों को होता है ना कि वी विल रेस्ट ऑन वीकेंड्स, वी वोंट बी गोइंग एनीवेयर, बट ऐसा होता है कि आपको ये फियर होता है कि लोग हमसे पूछेंगे कि हम कहाँ कहाँ गए और हम कहीं भी नहीं गए, तो फिर हमें लगेगा कि यार हम कुछ मिस कर रहे हैं।
और फॉर दैट मैटर कि ना जनरली ना पीपल हैव एडिक्शन ऑफ सीइंग द रील्स ऑन इंस्टाग्राम्स। सो ना ऐसा होता है ना कि कभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, और फॉर एग्जांपल कि आप किसी ऐसे बहुत फेज से निकल रहे हो, और ऑन दी अदर हैंड आप आपके फ्रेंड्स की या रिलेटिव्स की ना रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई हैप्पी फोटोज देख रहे हैं, ऐसे कहीं पे घूमने गए वो वाली फोटोज देख रहे हैं, तो यू फील कि यार आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। और ये उतना बुरा नहीं है। बुरा कब होता है? जब आप में एनवी या जेलसी वाली या कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाती है कि फॉर एग्जांपल कि आप ऐसी पर्सनालिटी हैं कि आपको बहुत शांत रहना पसंद है, मतलब ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है, बट अगर आप किसी की फ़ोटोज़ देखते हो, अपने फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ देखते हो और आपको लगता है कि यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए, बट आप वैसे पर्सन नहीं हो, फिर भी आपको लगता है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या फिर अगर आप नहीं कर पाते हो वो चीज़, तो जब ये सारी फीलिंग्स आ जाती है ना कि नहीं अब मैं भी जाऊँगा या मैं भी जाऊँगी, मैं भी फ़ोटोज़ पोस्ट करूँगा या यहाँ ये सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर लोगों को फिर ना जो डिप्रेशन एंजाइटी क्रिएट होती है कि मतलब लोग किसी को कम्पीट करना चाह रहे हैं तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो डिप्रेशन एंजाइटी लोनलीनेस वाली चीज़ है ये यूथ में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसकी वजह से आपने देखा भी होगा बहुत सारे केसेस भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कोई टिकटॉक जब था तो कोई आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, आई थिंक हर नेम वाज आयशा। सो उसका जो डेथ केस आया था कि मतलब मे बी मतलब ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट और सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, तो आप इस चीज़ को उससे रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक हाँ, सो आप स्टार्ट इसको इजीली ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ही दें, आप इसको ही डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ना मतलब जो एनेक्डोट्स हैं आप खुद के भी बना सकते हैं। तो आप ऐसा डिस्कस कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक हाइपोथेटिकल नेम ले लें और फिर ऐसा बोल दें कि वो ऐसा मतलब ऐसा बहुत शांत नेचर का इंसान है, बट नो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और स्टोरी को आप ऐसा बनाइए कि अल्टीमेटली इट लेड टू डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस। और कभी कभी ऐसा केस भी होता है कि डिप्रेशन की वजह से मतलब ऐसे डेथ के केसेस भी हो सकते हैं कि इतना गंदा फील कर रहे हैं कि लोग ऐसा कुछ कर ले। तो आप इसको उन लाइन्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप मतलब एक आप स्टोरी बता दीजिए, फिर आप इसका मीनिंग बता दीजिए, फिर उसके केसेस बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर ये बताइए कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे आपने वो वर्ड सुना होगा ना, जो सोशल मीडिया डिटॉक्स होता है, इंटरनेट डिटॉक्स होता है, कि आप एक ऐसा टाइम बना लीजिए कि जो स्क्रीन आउट जो है ना कि मतलब हम स्क्रीन से इतने टाइम तक दूर रहेंगे। या फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट फिक्स करके रखा है, कितने टाइम से ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। या अभी जो रिसेंट ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया इज प्लानिंग कि जो माइनर्स हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर देंगे, मतलब एक ऐसा लेजिस्लेशन आने वाला है। तो यू कैन गो ऑन दिस, यू कैन गिव द सॉल्यूशंस एंड यू कैन, अगर आपके पास कोई कोर्ट है तो आप कोर्ट से उसको एंड कर सकते हैं। ओके, so I think we are done with this topic also. Now let's move to our sixth topic. So sixth topic is nearly all men can stand adversity, but to test the character, give him power. Okay, तो सबसे पहले जो हम हमेशा करते आ रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है उसके पीछे की वैल्यू ढूंढेंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, ओके, बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पे ना कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा होता है ना कि इंसान जैसे तैसे करके निकल जाता है वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है तो यू विल डू वेरी लो पेड जॉब्स, आप कुछ भी करेंगे, आप अर्निंग करेंगे, धीरे धीरे अपना स्टेटस ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है ना, मतलब ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अच्छी नहीं है, मैंने ऐसे बहुत लो पेड जॉब्स किए, धीरे धीरे अर्न किया, मैं मतलब एक फाइनेंशियल वेल ऑफ स्टेट पर आ गई, और फिर धीरे धीरे और फिर ऐसा कि फॉर एग्जांपल मैंने यूपीएससी भी क्लियर कर लिया, इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया इतनी हार्डशिप्स के बाद, तो अब मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया, मैं एक ऑफिसर बन गई हूँ। तो जो मैंने स्ट्रगल, जो हार्डशिप्स, जिस ऑनेस्टी के साथ पहले वर्क किया था, उसी ऑनेस्टी के साथ मैं अपना आगे का काम भी करूँगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, मतलब जो आपने हार्डशिप्स फेस करी वो आपकी मजबूरी थी कि मुझे फेस करना पड़ेगा, बट नाउ
जब आप ऑफिसर बन चुके हैं, आपकी मजबूरी नहीं है, आप अपनी पावर्स का मिसयूज भी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक लीनियर प्रोसेस नहीं है. ये लोगों के माइंडसेट पे, लोगों की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि अगर वो ऑफिसर बनने के पहले भी ऑनेस्ट थे तो ऑफिसर बनने के बाद भी ऑनेस्ट हैं या नहीं. तो ये स्टेटमेंट उस चीज़ की बात कर रहा है कि इवन आफ्टर गेटिंग द पावर आप अपनी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ये सारी क्वालिटीज इंटैक्ट रख पाते हैं या नहीं. मतलब बेसिकली यहाँ आपके कैरेक्टर की बात हो रही है. ओके, सो यहाँ पर ना ये वाला पार्ट, मतलब ये दोनों पार्ट के लिए आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. ये दोनों पार्ट के लिए आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन गिव ऑफ नेल्सन मंडेला, कि नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के अगेंस्ट जो फाइट किया था, तो बिफोर गेटिंग इनटू द पावर वो उनके लिए लड़ाई कर रहे थे. ओके, आफ्टर गेटिंग इनटू द पावर, मतलब जब वो जेल के बाहर आ गए, जब कॉलोनियल पावर ने उनको जेल में डाला था, तब भी वो मतलब अपने सिटीजन्स के बारे में सोच रहे थे. ओके, आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम जेल उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स को पनिश नहीं किया. उनके पास पावर थी टू पनिश द ब्रिटिशर्स, बट उन्होंने ब्रिटिशर्स को पनिश नहीं किया. उन्होंने फर्दर स्टेप्स लिए कि वहाँ के सिटीजन्स के लिए क्या किया जा सकता है. ओके, तो नेल्सन मंडेला बहुत एडवर्स सिचुएशन में भी रहे हैं, उनको जेल में भी बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा है, बट इवन देन उनने अपने कैरेक्टर को लूज नहीं किया. सो उन्होंने फॉरगिवनेस की क्वालिटी दिखाई, ऑल्सो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस की क्वालिटी दिखाई. हियर आई थिंक यू कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी ऑल्सो, कि महात्मा गांधी के पास कितना पावर था. मतलब पावर उनके पास इतना ज़्यादा था कि इवन सम ऑफ द ब्रिटिश पर्सनालिटीज़ वर फेवरिंग महात्मा गांधी, जो कुछ पर्सनालिटीज़ थी, बट उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं किया. मतलब वो चाहते तो कांग्रेस की कोई भी कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की जो कोई भी मीटिंग है उसको प्रिसाइड कर सकते थे, अपना कोई भी सजेशन रख सकते थे, बट उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं किया और उनका जो कंसेप्ट था सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का, वो उस पर चलते रहे. सो in this way you can substantiate both part of your answers. Ki no, here also for every answer you have to give the dimensions, no, how, why, how, all this. So first you have to explain कि why it is said nearly all men can stand adversity, because अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको एनी हाउ निकलना है, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि अगर लोगों के पास पावर आ जाती है तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि वो उसका सदुपयोग करते हैं, या कभी उसका दुरुपयोग भी हो सकता है. तो इन लाइंस पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. all ideas having large consequences are always simple. All ideas having large consequences are always simple. तो जैसे कि हम बाकी स्टेटमेंट्स में कर रहे थे, इस स्टेटमेंट के पीछे की वैल्यू क्या है. जो भी आइडियाज़, जिन भी आइडियाज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो हमेशा, ऑलवेज वर्ड इज यूज, हमेशा सिंपल होते हैं. तो बेसिकली इस स्टेटमेंट के पीछे की मीनिंग क्या है, मतलब वैल्यू क्या है. वैल्यू है सिंप्लिसिटी. Means everything, almost everything can be solved with simplicity. Either it can be in your ideas, either it can be in your process. और इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है. मतलब थीम सिंप्लिसिटी होती है लेकिन वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. तो ना हम समझते हैं. तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, आपको आइडियाज़ देने पड़ेंगे, फिर ये बताना पड़ेगा कि वो सिंपल है, और फिर ये बताना पड़ेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हैं. ओके, सो यू कैन हियर ऑल्सो यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी का कंसेप्ट बहुत सिंपल था. कंसेप्ट क्या था? नॉन वायलेंस का. कंसेप्ट क्या था? सत्याग्रह का. कंसेप्ट कितना सिंपल है ना, नॉन वायलेंस, आपको हिंसा नहीं करनी है. ओके, आपको एग्रेसिव नहीं होना है. सिंपल कंसेप्ट है नॉन वायलेंस, कितना सिंपल है. बट उस नॉन वायलेंस के बेसिस पे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को क्या डायरेक्शन मिला है, तो कितना बड़ा जो उसका इम्पैक्ट है, आप ये बता सकते हैं. ओके,
दूसरा आप ना आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं नो, आप अपने ऐसे कुछ डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं कि नो एट इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। सो एट इंडिविजुअल लेवल आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि नो इन फैमिली, आपकी फैमिली में फॉर एग्जांपल 4 और 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने एक कंसेप्ट बना लिया कि आपको सारे फैमिली मेम्बर्स से नो पोलाइटली बात करनी है। कंसेप्ट कितना सिंपल है, बट इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका ना जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा बहुत अच्छा बना रहेगा। बिकॉज नो हम इस पॉइंट पर हैं कि जनरली नो लोग फ़ोन पे स्क्रॉल करते हैं कि जो लोगों का अच्छा फैमिली टाइम होता है ना, आजकल लोग व्लॉग्स में डालते हैं और लोग उन व्लॉग्स को देख के खुश होते हैं कि वाह यार ये इनकी फैमिली का कितना अच्छा टाइम निकल रहा है, हमारा ऐसा क्यों नहीं है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर आप एक छोटा सा कंसेप्ट, एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा आइडिया है ना कि सबसे पोलाइटली बात करनी है कि कोई भी सिचुएशन होगी हम साथ में डील करेंगे या वी विल डिस्कस। ऐसा नहीं है कि कोई ना जो कोई इशू हो गया सो वी वोंट बी टॉकिंग विद अ फैमिली। कंसेप्ट कितना सिंपल है, बट मतलब आप जो इतने साल निकालोगे ना वो बहुत हैप्पीली निकालोगे। थर्ड एग्जाम्पल आप दे सकते हो बहुत सिंपल से कंसेप्ट का कि जब ये कम्युनिकेशन वाली चीज़ आई थी, टेलीफोन वाली चीज़ आई थी, या जब इंटरनेट का रिवोल्यूशन हुआ था, कंसेप्ट बहुत सिंपल था कि वी हैव टू कीप पीपल कनेक्टेड, एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करना है। बट एट प्रेजेंट आप देखो इंटरनेट की वजह से कितना बड़ा रिवोल्यूशन हो गया है। सो आप इस टॉपिक को उन लाइन्स पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो पहले तो ना आपको ये सिंप्लिसिटी का मतलब बताना पड़ेगा। मतलब सिंप्लिसिटी से आप समझते क्या हो कि मतलब बहुत वेरी इजी टू अब वैसा होता है ना कि जैसे आप फॉर एग्जांपल यूपीएससी मेंस में कोई क्वेश्चन आया, ओके, वो मेंस के क्वेश्चन को जैसे फॉर एग्जांपल 3 या 4 लाइन का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, आप समझ जैसे यहाँ पर ही हम कर रहे हैं ना, एक स्टेटमेंट को एक वैल्यू में कंसाइज कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट कौन सी वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, तो ईजी हो गया ना हमारे लिए आंसर लिखना। तो सिमिलरली स्टेटमेंट भी वही बोल रहा है कि जो चीज़ जितनी ईजी टू अंडरस्टैंड होगी ना, देखो कोई चीज़ अगर ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप उसको समझोगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और उसका रिजल्ट देखोगे। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट ने कोई पॉलिसी बनाई और आपको पता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइबल एरिया, तो आपने कोई पॉलिसी बना दी, आप बस इंग्लिश में बोले जा रहे हो कि ये प्रोविजन है आपके लिए, ये प्रोविजन है, आपको ये करना पड़े। अरे भाई, जब लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो चीज़ सिंपल नहीं है उनके लिए, तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो बेसिकली इन लाइन्स पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ आवर लास्ट टॉपिक, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। The cost of being wrong is less than cost of doing nothing। ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है? ये स्टेटमेंट बोल रहा है, दो चीज़ों में कंपेयर कर रहा है। एक साइड आप कुछ कर रहे हो और आपसे गलती हो गई, और दूसरा साइड ये बोल रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वो ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाली चीज़ है ना, इसका कॉस्ट कम है सेकेंड वाली चीज़ से। मतलब कि आप कुछ करो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेटर है ना, जिससे कि आप कुछ भी ना करो। ओके, तो यहाँ पे ना आपको इसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि मतलब उसका ना आपको जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट मतलब आपको इम्पैक्ट बताना पड़ेगा कि जब आप कुछ कर रहे हो, मतलब आप कुछ कर रहे हो और रॉन्ग हो गए, मतलब कुछ फेलियर आ गया है ना, आप कुछ कर रहे हो एंड यू आर प्रूवन रॉन्ग, कोई फेलियर आ गया। और दूसरा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना, नो एक्शन, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आपको ना इनको कंपेयर करना पड़ेगा कि जब आप कुछ कर रहे हो, फेलियर आया, आप उससे कुछ सीखते हो। ओके, आप उससे कुछ सीखते हो, आप उसको मॉडिफाई करते हो। आप मेंस में कोई आंसर लिख रहे हो और फॉर एग्जांपल आपको बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं, आपको जो रिव्यूज कमेंट्स मिलते हैं, आप उसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हो। ओके, तो ये हो गया कि फेलियर आया बट ग्रेजुअली यू इम्प्रूव्ड। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ना सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हो, उसके मॉडल आंसर्स देख रहे हो, बट अभी भी एस्पिरेंट्स को फियर होता है दैट डोंट इवन स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे होते हो ना, तो देन एंड देयर आपको कुछ चीज़ें उस इंस्टेंट पे पता चलती हैं कि यार मुझे तो पता नहीं था, मैं ये भी गलत कर सकता था।
बट उस टाइम पे आपको समझ आया। बट जब आप कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ आएगा? ओके, तो आप एग्जाम्पल्स इन लाइन्स पे दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल जब आप फेलियर की बात करते हो ना, तो आप बहुत सारे ऐसे ना बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे फेलियर में आप ना ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि क्या हुआ कि जो इनिशियली जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, दो क्रॉप्स की, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो अब ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स यूजिंग बायो मैन्योर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो फेलियर हुआ तभी गवर्नमेंट को समझ आया ना कि क्या रॉन्ग हुआ है। ओके, देन गवर्नमेंट टुक स्टेप्स। ओके, बट जब आप नो एक्शन की बात करेंगे तो सी ए वेरी सिंपल एग्जांपल कि एट प्रेजेंट आप अभी क्लास में बैठे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है या पेड़ काटे जा रहे हैं, और आपका क्या टेक रहेगा, ठीक है ना, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें क्या मैटर करता है, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट जब आपके एरिया में पानी की कमी आ जाएगी या आपके एरिया में कोई भी आपको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, तब आपको रियलाइज होगा कि क्या हो रहा है। तो ये आपका इनएक्शन है कि मतलब आप उस पर कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप जो करोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे करना है। ओके, सो बेसिकली कि यहाँ पे फेलियर्स का इंपॉर्टेंस है कि बेसिकली क्या फेलियर से ऐसा नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, आपको ये भी बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप रॉन्ग प्रूफ हो गए तो आप डिमोटिवेट हो गए कि अब तो फेलियर आ गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि, और देखो इसमें ये नहीं बोला है ना कि देयर इज नो कॉस्ट, ये बोला है कि इसका कॉस्ट इससे कम है, बट इसका जो भी कॉस्ट है आपको इसको भी कम करना है ना। तो आपको ये करना है कि फेलियर से सीखना है। अगर फेलियर से नहीं सीखोगे तो आप कुछ करो नहीं करो कोई डिफरेंस नहीं है। देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। तो यहाँ पे आप ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे आप क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल दे सकते हो कि UNFCCC के अंडर जो भी COPs होती है वहाँ पे लोग ऑन पेपर बातें कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता है। तो सिमिलरली आप ऐसे कंपेयर करके बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, एंड फाइनली यू कैन कंक्लूड कि फेलियर से यू हैव टू लर्न एनी हाउ। So I think we have discussed all the topics, so that's all from my side. Thank you.